हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द एवीएस चैनल। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो जो है रिलेटेड टर्म्स टू इन्फ्लेशन एंड इफ़ेक्ट्स ऑन इनकम। देखिए, दो वीडियोस मेरी आ चुकी हैं। उसमें जो है मैंने आपको बताया कि हाँ, इन्फ्लेशन जो है क्या होती है और कौन कौन सी मेजर्स होते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के। ठीक, ये मेरी थर्ड वीडियो है इन्फ्लेशन से रिलेटेड। आने वाले टाइम में मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस जो हैं आपको इकोनॉमी पे मिलेंगी। इकोनॉमी जो है ओनली जो है स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं। मैं जो इकोनॉमी पढ़ाऊँगी वो हर तरह के इंसान के काम आने वाली इकोनॉमी होगी। मतलब ये नहीं है ज़रूरी है कि जो प्रेपरेशन कर रहे हैं उन्हीं के काम आएगी। एक जनरल नॉलेज में भी आपके जो है इंक्रीज़ होगा अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करेंगे। तो आने वाले टाइम में मैं बहुत ही इफ़ेक्टिव वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी। ठीक, और अगर आपको मेरे जो है मेरे सब्जेक्ट्स की मतलब कौन कौन सी वीडियो मैं लेके आऊँगी, कोई जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो। तो मैं आपके लिए एक इंट्रो वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स की जो है वीडियोस लेके आऊँगी। ठीक, और अगर आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो जो है पहले चाहिए तो उसके लिए भी डू कमेंट। तो मैं उसमें जो है आपको बताऊँगी कि उसमें जो है जो भी आपको वीडियो चाहिए होगी पहले, वो वीडियो जो है पहले अपलोड करूँगी। ठीक, तो आज का जो है टॉपिक रिलेटेड टर्म्स टू इन्फ्लेशन एंड इफ़ेक्ट्स ऑन इनकम, ये स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहले डिस्कस करेंगे रिलेटेड टर्म्स टू इन्फ्लेशन। देखिए, इन्फ्लेशन क्या होता है बेसिकली मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सारा डिमांड और सप्लाई का खेल है। ठीक, फ्लो ऑफ मनी जो है अगर मार्केट में अधिक हो जाता है तो उससे जो है इन्फ्लेशन होती है। कैसे होती है, ये सारे लॉजिक्स जो है मैं आपको अपनी लास्ट दो वीडियोस में बता चुकी हूँ। अब इससे रिलेटेड टर्म्स की जो है मैंने वीडियो में इसलिए ली है क्योंकि ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जाती है। इन टर्म्स में से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इफ़ेक्ट्स ऑन आर इनकम, इफ़ेक्ट्स जो है क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसका जो है हमारे ऊपर क्या असर पड़ रहा है। इसलिए जो है मैं इफ़ेक्ट्स लेके आई हूँ इनकम पे इन्फ्लेशन के। तो सबसे पहले हम टर्म्स डिस्कस करेंगे, टर्म्स रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। सबसे पहले तो जो मैंने आपको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन बताया था, देखो इन्फ्लेशन होता है इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और डिफ्लेशन उसका अपोजिट होता है डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे ये नीचे डायग्राम में मैंने आपको बताया है, ये जो है हमारे जनरल प्राइस की लाइन है। ये वाली लाइन जो है हमारे जनरल प्राइस लेवल देखिए वो होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करा था। हो सकता है आप में से कईयों को जनरल प्राइस लेवल ना पता हो। तो जनरल प्राइस लेवल वो होता है कि जो रूटीन में हमें आम रेट पे जो चीज़ें मिलती हैं। जैसे सपोज अनियन है, अनियन हमें अगर 10 रुपीज़ kg मिल रहे हैं। आलू है, आलू जो है हमें 15 रुपये किलो मिल रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक जनरल प्राइस है। मैगी है, मैगी हमें 10 रुपये का पैकेट मिल रहा है, ये जनरल प्राइस लेवल है। दूध है, दूध हमें 50 रुपये लीटर मिल रहा है, तो जनरल प्राइस लेवल है। अगर इससे जो है प्राइसेस ऊपर जाते हैं या इससे प्राइसेस नीचे आते हैं तो वो जो है हमारे लिए इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन बताते हैं। ये मैंने एक सेंटर में लाइन दी है जनरल प्राइस लेवल की, और अगर इससे ऊपर जाते हैं, ये देखिए अगर ऊपर जाते हैं प्राइसेस तो वो जो है इन्फ्लेशन होती है, और अगर नीचे आ जाते हैं प्राइसेस, ये नीचे आ रहे हैं प्राइसेस, तो वो जो है हमारे लिए क्या होता है, डिफ्लेशन होता है। ठीक, और इसमें एक चीज़ जो है और ऐड करनी है मेरे को, डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन क्या होती है, अगर इन्फ्लेशन होती है मतलब हाई लेवल पे प्राइसेस पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हम अनियन की बात करें क्योंकि प्याज में जो है बहुत ज़्यादा महंगाई होती है। अगर हम प्याज की बात करें कि 100 रुपये किलो तक प्याज पहुंच गए हैं, ठीक, और 100 रुपये किलो से फिर नीचे आ रहे हैं प्याज। ठीक, अब यहाँ पे इन्फ्लेशन पहुंची और यहाँ से देखिए मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है, ये नीचे आ रही हैं। ठीक, तो नीचे अगर प्राइजेस आ रहे हैं तो उसका जो है उससे क्या होता है कि डिसइन्फ्लेशन हो रही है। ठीक, और डिफ्लेशन है मतलब प्राइसेस बहुत नीचे आ गए हैं। ठीक, सपोज 10 रुपये एक जनरल लेवल था, 10 रुपये किलो तो आम प्याज मिलते ही हैं, और 10 रुपये से भी अब प्रोडक्शन इतनी इंक्रीज कर ली है गवर्नमेंट ने कि बहुत ज़्यादा नीचे आ गए हैं प्राइसेस। सपोज अब जो प्याज है 5 रुपये किलो मिल रहे हैं। ठीक, तो उससे जब प्राइसेस फिर जनरल लेवल पे पहुंचते हैं तो उसको जो है हम रीफ्लेशन बोलते हैं। डॉटेड लाइन में मैंने दिखा रखा है, देखिए कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, डिफ्लेशन हमेशा इन्फ्लेशन का उल्टा होता है, अपोजिट होता है,
और डिसइन्फ्लेशन होता है जब भी इन्फ्लेशन से बिल्कुल हाइक पे प्राइसेस जाके जब नीचे आते हैं, ठीक। और डीफ्लेशन जो है वो होता है कि जब जनरल लेवल से भी प्राइसेस नीचे आ जाते हैं। देखिए डीफ्लेशन का जो है हमारी इकोनॉमी को नुकसान होता है। हमारी इकोनॉमी को नुकसान डीफ्लेशन का कैसे होता है कि प्राइसेस जो हैं अब जनरल लेवल से भी नीचे आ रहे हैं, तो इसमें हमारे प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर्स को प्रॉफिट नहीं होता, लॉस होता है, ठीक। लॉस कैसे होता है, सपोज प्याज है, प्याज प्रोड्यूस करने वाला जो भी हमारा किसान है, ठीक, उसे जो है अगर 10 रुपये प्याज बिक रहे हैं तो उसको प्रॉफिट होता है उसमें, ठीक, उसको भी प्रॉफिट हो रहा है और जनता भी आराम से खरीद रही है। लेकिन अगर प्राइसेस उससे भी नीचे आ जाते 5 रुपये किलो, लेकिन प्याज कोई खरीद ही नहीं रहा, किसी कोई सीरियस ही नहीं ले रहा, ठीक है ना, लोग बोल रहे हैं 5 रुपये किलो आ गए, अब लोग और वेट करते कि और नीचे आ जाएंगे, ठीक। तो इससे जो है हमारे उस प्रोड्यूसर को भी नुकसान हो रहा है। और अगर हमारी कंट्री के प्रोड्यूसर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को, इंडस्ट्रीज़ को नुकसान होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को नुकसान होता है, वो लॉस में रहती हैं, तो कंट्री भी लॉस में रहती है, ठीक। और डिसइन्फ्लेशन जो है, डिसइन्फ्लेशन से हम ये नहीं बोल सकते कि नुकसान होता है। डिसइन्फ्लेशन जो हमारे लिए एक, हम बोल सकते हैं कि अच्छी बात है, हमारे फ़ायदे की बात है कि इन्फ्लेशन से जो है अब प्राइसेस जो है नीचे आने शुरू हो गए हैं। क्लियर। और रीफ्लेशन जो है, रीफ्लेशन भी हमारे लिए एक अच्छी बात होती है, एक फ़ायदे की बात होती है कि प्राइसेस जो है डिफ्लेशन से जो है अब ऊपर जाने शुरू हो गए हैं। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए डिसइन्फ्लेशन और रिफ्लेशन मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी बता दिया है। डिसइन्फ्लेशन हमारे लिए एक अच्छी बात होती है कि प्राइसेस जो हैं दोबारा नीचे आ रहे हैं, और रिफ्लेशन भी हमारे लिए एक अच्छी बात होती है कि जो है हमारे प्राइसेस जनरल लेवल पे दोबारा पहुंच रही हैं। डिसइन्फ्लेशन का मतलब चेंज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डीफ्लेशन, ठीक। रिफ्लेशन का मतलब अगेन इन्फ्लेशन, जब दोबारा इन्फ्लेशन होती है मतलब प्राइसेस जो हैं दोबारा जनरल लेवल तक पहुंचते हैं, फिर उसके ऊपर पहुंचते हैं, तो उसको हम रिफ्लेशन बोल देते हैं। और डिसइन्फ्लेशन चेंज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डीफ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन से नीचे आ रहे हैं प्राइसेस, तो रेट जो है इन्फ्लेशन का चेंज हो रहा है या फिर ऊपर जा रही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, ये मैंने डायग्राम को थोड़ा और कोलैबोरेट करके बनाया है, थोड़ा और बड़ा करके बनाया, आप देख सकते हो इसको। नेक्स्ट है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, देखिए दो वर्ड से बना है स्टैगफ्लेशन जो है। स्टैगफ्लेशन एक वर्ड है इसमें स्टैग्नेशन, और दूसरा वर्ड है इसमें इन्फ्लेशन। स्टैग्नेशन का मतलब होता है ठहराव, ठीक, किसी चीज़ में अगर ठहराव आता है। और इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, जैसे कि मैं आपको बता ही रही हूँ। तो मतलब अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में कोई ठहराव आ जाता है, मतलब नीचे आ रही है इकोनॉमी और साथ में इन्फ्लेशन भी हो रही है, तो उसे हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। यहाँ पे भी मैंने दिखाया आपको इन्फ्लेशन, ठीक, और प्लस रिसेशन। इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन मतलब हाई हो रहे हैं, रेट्स ज़्यादा हो रहे हैं। रिसेशन का मतलब हमारी जीडीपी जो है डाउन आ रहा है, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे मैंने नीचे लिखा है इसके रिसेशन के, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए जब भी रेट्स ज़्यादा होते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अगर स्लो हो रही है, रिसेशन का मतलब भी ये होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है ज़्यादा हो रही है, ठीक, और इकोनॉमी जो है ग्रोथ जो है हमारी स्लो हो रही है, ठीक। तो उसे जो है हम स्टैगफ्लेशन बोलती हैं। देखिए बेसिकली होता क्या है कि इस तरह की जो सिचुएशन होती है ना, क्यों इम्पोर्टेंट है स्टैगफ्लेशन, सरकार को इस तरह की जो सिचुएशन है उससे निपटने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर सरकार इन्फ्लेशन को कम करती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की कोशिश करती है तो महंगाई बढ़ जाती है। इसलिए स्टैगफ्लेशन को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब अगर हाई है, रेट्स इंक्रीज कर रहे हैं, और रिसेशन अगर हमारी जीडीपी की ग्रोथ जो है बहुत ही धीरे हो रही है, बहुत ही स्लो हो रही है, और हाई अनएम्प्लॉयमेंट है हमारी इकोनॉमी में। देखिए जीडीपी जो है क्या होती है, ये जो है मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी। मेरी एक वीडियो रहेगी जीडीपी
जीडीपी पे। और जीडीपी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर जो है आप जीडीपी की वीडियो बाकी कॉन्सेप्ट से पहले चाहते हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके नीचे बताएं। तो जीडीपी की वीडियो मैं पहले अपलोड करूँगी और उसके बाद जो है बाकी कॉन्सेप्ट लेके आऊँगी। और अगली वीडियो जो है मेरी रहेगी, आपको बता दूं, आरबीआई की रहेगी, क्योंकि आरबीआई मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि आपको आरबीआई के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर जो है आरबीआई से रिलेटेड टर्म्स शुरू हो जाएंगी, क्या क्या काम करता है आरबीआई। ठीक। उसके बाद है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन जो है क्या होती है, ये मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। जिन्होंने मेरी फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखी है तो नीचे जो है मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, आप मेरी फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में हाइपर इन्फ्लेशन को जो है एक्सप्लेन किया है। मेरी फर्स्ट वीडियो में हाइपर इन्फ्लेशन को किया है और सेकेंड में मेजर्स हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के। हाइपर इन्फ्लेशन जो है क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट जब भी 20% और मोर देन 20% हो जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन रेट 20% और मोर देन 20% हो जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट होता है। नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट जो है हमारा अप टू 5% तक होता है। जब भी 5% से 4% ले सकते हो, 4-5% तक नॉर्मल होता है। जब भी 4-5% से ऊपर चला जाता है इन्फ्लेशन रेट तो वो हमारे लिए टेंशन की बात होती है। और जब भी 20% चला जाता है वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन की बात होती है। तो इसीलिए हाइपर इन्फ्लेशन जो है, हाइपर इन्फ्लेशन में जब भी कोई कंट्री चली जाती है, जैसे मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में जिम्बाब्वे का जिक्र किया है, जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन हुई थी, ये 1998 की बात है कि उस टाइम जो है जिम्बाब्वे ने इतनी ज़्यादा करेंसी प्रोड्यूस कर ली थी और वहाँ पे जो अगर आप लें एक ब्रेड का पैकेट भी 1000-2000 का मिल रहा था। ठीक। तो फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी करेंसी को डिस्ट्रॉय करके दूसरे देश की, मतलब अमेरिका की करेंसी को अडॉप्ट किया था और अपने देश में जो है डॉलर प्रोड्यूस किया और उसको जो है एक लिमिट में उसकी सप्लाई दी थी, तब जाके जो है वहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल हुई थी। ठीक। नेक्स्ट है बोटल नेक इन्फ्लेशन। बोटल नेक इन्फ्लेशन क्या होती है, जब भी सप्लाई बहुत ज़्यादा गिर जाती है लेकिन डिमांड पे उसका कोई असर नहीं पड़ता, डिमांड जो है वो सेम ही रहती है। इसमें आप कह सकते हैं कोई हम नेसेसिटीज़ नहीं ले सकते, कोई ऐसी चीज़ ले सकते हैं जो लग्जरी हो सकती है। जैसे हम कहें कि BMW है, BMW की सप्लाई नहीं आ रही लेकिन उसकी डिमांड पे कोई इतना असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो लग्जरी है। जिनके पास बहुत सारा पैसा है वही BMW परचेज़ करेंगे। ठीक। नेक्स्ट है रिसेशन। रिसेशन आप सबको नॉर्मली पता भी होगा, जिनको नहीं भी पता है उनको भी बता दूं मैं। जब जीडीपी ग्रोथ रेट जो है नेगेटिव हो जाती है, जीडीपी में बार बार बता रही हूँ, मेरी आने वाली वीडियोस में जीडीपी की एक वीडियो रहेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या होती है जीडीपी और जो है इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक। और क्यों ज़रूरी है कैलकुलेट करना हमारी देश की इकोनॉमी के लिए। तो जब भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर क्वार्टर से और ज़्यादा टाइम से जो है इसकी जो है ग्रोथ जो है नेगेटिव हो जाती है, जीडीपी कम होने लगती है। जैसे देखिए रिसेंटली अभी कोरोना चल रहा है। ठीक है। कोरोना के चलते जो हमारी जीडीपी काफ़ी डाउन आ गई क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज अभी बंद पड़ी हैं, लोग कमा नहीं रहे हैं, जॉब्स जो हैं नहीं है लोगों के पास। ठीक। घर बैठ के काम कर रहे हैं। ठीक। तो बाहर नहीं जा रहे हैं, सेल नहीं हो रही है, जो लोग स्पेंड नहीं कर रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों के कारण जो है हमारी जीडीपी काफ़ी डाउन आ गई है। ठीक। तो उसको जो है हम रिसेशन बोलते हैं। अब हम रिसेशन में ही एक तरह से चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है फिलिप कर्व। देखिए फिलिप कर्व जो है आपने काफ़ी बार सुना भी होगा, हो सकता है ना भी सुना हो। फिलिप कर्व जो है A.W. फिलिप एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने जो है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में जो है रिलेशनशिप बताया। उन्होंने कहा कि जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना, दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। मतलब अगर इन्फ्लेशन जो है घटती है तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है इंक्रीज होती है। ठीक। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट अब कैसे इंक्रीज होती है, अगर इन्फ्लेशन जो है सपोज बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होती है। एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा कैसे होती है, जैसे देखो जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो भी प्रोडक्ट बना रही हैं वो हाई रेट पे सेल हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हाई रेट पे वो बेच भी रहे हैं और लोग परचेज भी कर रहे हैं। ठीक। तो उसमें क्या है कि जो इंडस्ट्री है उसको प्रॉफिट हो रहा है
तो वो क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगी। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उससे क्या है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है। और अगर इन्फ्लेशन कम होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाती है, क्योंकि इन्फ्लेशन कम होने का मतलब है कि इंडस्ट्रीज़ को कुछ खास प्रॉफिट नहीं हो रहा, नॉर्मल चल रही है इंडस्ट्रीज़। तो जो इंडस्ट्री है वो भी जो है एक लिमिट में ही वर्कर्स रखेगी कि जिनको जो है वो आसानी से पे कर सके। तो उससे जो है अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है। एक्सेस में जो भी होंगे उनको जो है निकालना शुरू कर देंगे, जिसे हम कॉस्ट कटिंग बोलते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि कंपनीज में कॉस्ट कटिंग हो रही है। ठीक, तो वो जो है क्या होता है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक होता है। ठीक, तो इसलिए इनवर्स रिलेशनशिप, इन्फ्लेशन बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। और अगर इन्फ्लेशन कम होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अब हमारी इन्फ्लेशन को कैसे इफेक्ट करती है इनकम, हमारी हमारी जो है इनकम को इन्फ्लेशन कैसे इफेक्ट करती है। तीन चीज़ें होती हैं। अगर हमारी जो है इनकम ग्रोथ मोर देन इन्फ्लेशन है, मतलब इनकम ग्रोथ जो है ज़्यादा है इन्फ्लेशन से, इनकम ग्रोथ इक्वल है इन्फ्लेशन के, और इनकम ग्रोथ जो है कम है इन्फ्लेशन के, तो क्या क्या इफेक्ट होता है। अगर हमारी इनकम ग्रोथ इन्फ्लेशन से ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल अगर जो है मेरी सैलरी 10,000 है, अगर 10,000 से बढ़कर मेरी सैलरी जो है 11,000 हो जाती है, मतलब कितने का इंक्रीज हुआ, 1,000 का इंक्रीज हुआ। 1,000 का मतलब मेरी सैलरी में जो है 10% का इंक्रीज हुआ। ठीक, और सपोज इन्फ्लेशन रेट जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है 7%। और इन्फ्लेशन रेट जो है वो 7% है, तो मतलब जो मेरी इनकम ग्रोथ है वो इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा रही, तो ये मतलब मेरे लिए एक प्रॉफिट की बात है। मेरे को जो है इसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ कि मैंने जो है इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा पैसे कमाए। ठीक, अब इनकम ग्रोथ अगर मेरी इक्वल रहती है इन्फ्लेशन के, मतलब अगर जो है इनकम ग्रोथ भी मेरी 7% रही है और इन्फ्लेशन भी 7% रही है। ठीक, तो इसका मतलब है दोनों चीज़ें इक्वल हैं, तो उससे जो है मेरी इनकम पे जो है कोई भी उसका इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं हुआ, मतलब दोनों ही चीज़ें जो हैं सेम हैं। ठीक, और अगर मेरी इनकम ग्रोथ जो है वो कम होती है इन्फ्लेशन से, मतलब मेरी सैलरी जो है 10,000 ही है, कुछ इंक्रीज नहीं हुआ उसमें, लेकिन इन्फ्लेशन रेट जो है 7% है, और सपोज जो मेरी इनकम की ग्रोथ हुई है वो 5% हुई है, तो मतलब इनकम ग्रोथ 5% है और इन्फ्लेशन जो है वो 7% है, तो इसका मतलब मेरे लिए जो है मेरे को लॉस हुआ, इसलिए इन्फ्लेशन जो है मेरे को मेरी इनकम को ज़्यादा इफेक्ट करेगी। ठीक, तो ये थे हमारी जो इनकम पे इन्फ्लेशन के क्या इफेक्ट्स होते हैं। ठीक, तो अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट करके जो है मेरे से उस डाउट को क्लियर कर सकते हो, और आने वाले टाइम में आपको कौन सी वीडियो पहले चाहिए वो भी मेरे को बता सकते हो। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।